अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह प्रॉब्लम एस सी वर्मा सर के बुक का है और यह प्रॉब्लम नंबर 33 है। एस सी भी प्रॉब्लम नंबर 33, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में सर के द्वारा बोला गया है कि यह एक स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक है और यह ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है। क्लियर है? ठीक। और इस ब्लॉक से एक लाइट स्ट्रिंग यानी कि एक मासलेस स्ट्रिंग को अटैच करके इस पुल्ली को ऊपर से घुमाते हुए इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड से एक कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक अटैच कर दिया गया है। क्लियर है? और यह बोला गया है कि यह जो स्ट्रिंग है वह स्ट्रिंग क्या है? मासलेस है। क्लियर है? स्ट्रिंग क्या है? मासलेस स्ट्रिंग है। क्लियर है? साथ ही साथ सर के द्वारा यह भी माना गया कि यह जो टेबल है यह टेबल स्मूथ टेबल है। यह टेबल कैसा टेबल है? स्मूथ टेबल है, यानी कि इस टेबल और इस ब्लॉक के इस सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा जब यह ब्लॉक मूव करेगा तो। क्लियर? ठीक। और उनके द्वारा यह भी बोला गया है कि यह जो पुल्ली है, यह पुल्ली के पास पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के बाद जो, और इस पुल्ली के बारे में सर के द्वारा यह इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह आई है और इसका जो रेडियस है वह कैपिटल आर है। क्लियर है? ठीक है। और यह पुल्ली अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। क्लियर है? तथा सर के द्वारा एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, वह यह है कि यह जो पुल्ली है इस पुल्ली पर यह स्ट्रिंग स्लिप नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है। यानी कि इस स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुल्ली। क्लियर है? ठीक है। यानी कि जब इस पुल्ली पर यह स्ट्रिंग स्लिप नहीं करेगा अर्थात यह पुल्ली और स्ट्रिंग क्या होंगे? रफ होंगे। यानी हम यह कह सकते हैं कि इस पुल्ली और इस स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन फोर्स निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद सर के द्वारा यह पूछा गया है कि इस कैपिटल एम ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस कैपिटल एम ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वह स्मॉल ए है। क्लियर है? ठीक है। तो जब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन स्मॉल ए नीचे की ओर होगा तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वह स्मॉल ए किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ठीक। और हम लोग यह भलीभांति जानते हैं कि जब यह इस पुल्ली के पास मास होता है और जब इस पुल्ली के ऊपर से गुजरने वाला जो स्ट्रिंग होता है वह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं करता है, यानी कि जब यह पुल्ली और यह स्ट्रिंग रफ होते हैं अर्थात इस पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो उस कंडीशन में इस पुल्ली के इस साइड वाला जो स्ट्रिंग का पार्ट होगा उसमें जो टेंशन डेवलप होगा वह इस साइड पुल्ली के इस साइड वाला जो स्ट्रिंग का पार्ट होगा उसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो दोनों टेंशन अलग अलग होंगे। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वह T1 है और इस डायरेक्शन में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वह T2 है। क्लियर है? तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन लगेगा वह T1 ऊपर की ओर लगेगा और यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वह T2 इधर की ओर लगेगा। क्लियर है? ठीक। बस इस प्रॉब्लम को अब हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस m का जो वेट लगेगा वह किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वह किधर होगा? कैपिटल mg होगा। और इस m का जो वेट होगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह होगा कितना? स्मॉल mg होगा। क्लियर है? ठीक है। चूंकि यह सरफेस स्मूथ दिया गया है तो इस ब्लॉक के इस सरफेस और इस टेबल के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, तो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स नहीं दर्शाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग न्यूटन्स का इक्वेशन लिखते हैं। तो जब इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स का इक्वेशन लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? mg माइनस कैपिटल mg माइनस T1 बराबर कैपिटल M इंटू ए मिलेगा। क्लियर है? तो जब हम लोग और क्लियर? ठीक। तो जब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स का इक्वेशन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? T2 बराबर क्या मिलेगा? m स्मॉल m इंटू ए मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग इस पुल्ली के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो पुल्ली के लिए जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो मान लेते हैं कि जिस समय इसको रिलीज किया जा रहा है उस समय इस पुल्ली का जो एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वो अल्फा हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो इस पुल्ली के इस सेंटर के अबाउट इस पुल्ली पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा? अब हम लोग इस सेंटर के अबाउट इस पुल्ली पर लगने वाला टॉर्क लिखते हैं। तो इस सेंटर के अबाउट इस T1 का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? T1 इंटू आर होगा। किस सेंस में होगा? क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद इस सेंटर के अबाउट जब इस T2 का टॉर्क लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लस T2 इंटू आर मिलेगा। किस सेंस में मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिलेगा। क्लियर है? बराबर नेट टॉर्क बराबर क्या हो जाता है? I इंटू अल्फा होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इस पुल्ली का अगर हम लोग मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना दिया गया था? I दिया गया था।
क्लियर है। और जिस समय हम लोग इस सिस्टम को रिलीज करते हैं तो उस समय मान लेते हैं कि इस पुल्ली के पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वो अल्फा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, आई अल्फा लिख देंगे। क्लियर है। तो नेट टॉर्क पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, आई अल्फा लिख दिया। क्लियर, ठीक। यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यदि हम लोग क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मान ले तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, T1 इंटू आर माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस अपने आप नेगेटिव हो जाएगा तो हम लोग माइनस लिख देंगे, माइनस T2 इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, T1 माइनस T2 इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा मिलेगा। क्लियर है, ठीक। अच्छा, चूंकि यह स्ट्रिंग, यह जो स्ट्रिंग है, यह स्ट्रिंग इस पुल्ली के ऊपर से स्लिप नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग नो स्लिपिंग का कंडीशन क्या जानते हैं, ए बराबर आर अल्फा जानते हैं। क्लियर है। तो ए बराबर क्या होता है, आर अल्फा होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अल्फा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको, तो अल्फा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बटा आर लिख सकते हैं, हम लोग लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, आई इंटू ए अपॉन आर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको जब हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, T1 माइनस T2 बराबर क्या मिल जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो बस अब कुछ करना नहीं, हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। तो इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं और हम लोग ए का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग करते क्या है, इस T1 के वैल्यू को उठा के यहाँ पुटअप कर देते हैं और इस T2 के वैल्यू को उठा के यहाँ पुटअप कर देते हैं। क्लियर है। तो T1 के वैल्यू को जब उठा के यहाँ डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम ए मिल जाएगा। क्लियर है। माइनस T2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, स्मॉल एम में है, तो माइनस क्या लिख देंगे, स्मॉल एम में बराबर आई ए अपॉन आर स्क्वायर लिख देंगे। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको अब हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, ए कैपिटल एम जी बराबर कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से ए जब कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम मिल जाएगा। तो स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। यानी कि इस कैपिटल एम ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की ओर होगा वो, और वह होगा कितना, कुछ इतना होगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यह बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। इसी प्रॉब्लम में हमसे यह पूछा जाता है कि इस पुल्ली का एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए, यानी कि अल्फा का वैल्यू बताइए, कब, जिस समय इस पुल्ली को, जिस समय इस सिस्टम को रिलीज किया जाता है। तो हम लोग करते क्या कि इस ए के वैल्यू को उठा के यहाँ पुटअप कर देते तो अल्फा आसानी से हमें मिल जाता। क्लियर है। तो आप अल्फा का वैल्यू हमें कितना मिल जाता, तो अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, कैपिटल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर मिल जाता, कुछ इतना मिल जाता अल्फा का वैल्यू। क्लियर है, ठीक। यदि हमसे यह पूछा जाता कि इधर यहाँ पे जो T1 मिल रहा है वह कितना मिलेगा, तो T1 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते, इस ए के वैल्यू को उठा करके यहाँ सॉल्व डाल देते, इस इक्वेशन में डाल देते और सॉल्व करते तो हमें T1 का वैल्यू मिल जाता। क्लियर है, ठीक है। यदि हमसे बोला जाता कि इस T2 का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, तो T2 का भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते, इस ए के वैल्यू को उठा करके यहाँ डाल देते सेकेंड इक्वेशन में, तो हमें आसानी से T2 का वैल्यू मिल जाता। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था। क्लियर है।